हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस में। आज से अर्थात इस वीडियो से बिहार बोर्ड 10 क्लास का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। अर्थात एनसीईआरटी बुक से संबंधित एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस में अर्थात 10th के सिलेबस में केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को अर्थात अध्याय को। तो पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा है अम्ल क्षारक एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बनिक एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ना होता है। तत्व का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में, और छठा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर से, पहला चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि दूसरा चैप्टर से ही आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे, केमिकल फार्मूला की ज़रूरत होगी। तो अभी आपको केमिकल फार्मूला अच्छे तरीके से याद नहीं हुआ है, अर्थात कुछ भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि याद नहीं हुआ है। तो जब हम ये 2-3 चैप्टर जो है वो जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद हमको लगेगा कि इसके थ्रू आपको कुछ जो केमिकल फार्मूला रासायनिक सूत्र है वो आपको याद हो चुका है, तब हम जाकर के ये फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे। तब जाकर के ये जो चैप्टर है आपको आसानी से समझ में आएगा और बहुत अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने का रीज़न यही है क्योंकि पहला चैप्टर अभी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको उतना अच्छा से क्लियर नहीं होगा जितना अच्छा से हम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दूसरे चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, इंग्लिश में कहेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, क्षारक को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, लवण को सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट मतलब लवण होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। ठीक है, पहला है कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि अम्ल है वो क्षारक के प्रभाव को समाप्त करेगा और क्षारक है जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त करेगा। जैसे अगर आपके शरीर में अम्ल की अधिकता हो चुका है अर्थात अम्लीयता बढ़ चुका है तो आप क्षारक का सेवन करिए। ठीक है, क्षारक का सेवन कीजिएगा तो वो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देगा। समझ गए। और उसी तरह आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर आपके शरीर में क्षारक की मात्रा अधिकता हो चुका है अर्थात क्षारकता आपको बढ़ चुका है आपके बॉडी में, तो आप अम्ल का सेवन कीजिए। किसका सेवन कीजिए? अम्ल का। तो वो क्या करेगा? वो क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देगा। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे खाने में अम्ल और क्षारक रहता है। जैसे देखिए आप लोग गर्मी के मौसम में जैसे पका हुआ भोजन, जैसे गर्मी के मौसम में जो खाना होता है वो बहुत ही मतलब कुछ देरी के बाद, गर्मी के मौसम में खास करके वो कुछ समय के बाद वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, या तो वो कड़वा हो जाता है। ठीक है, कड़वा हो जाता है या तो फिर वो खट्टा हो जाता है। तो ये किसके वजह से होता है? क्यों? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है? अम्ल होता है और कहीं ना कहीं उसमें क्षार भी होता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार की वजह से ही हमारा जो खाना है वो खट्टा या तो फिर कड़वा लगने लगता है। ठीक है, यही है। इस एग्जाम्पल से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे खाना में अम्ल और क्षार की उपस्थिति होती है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख के लाए हैं कि जब कोई आदमी अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित रहता है। ठीक है, जब कोई आदमी खाना है जो अत्यधिक सेवन कर लिया है अर्थात खाना ज़्यादा खा लिया है तो उसके पेट में अम्लता बढ़ चुका है और वो अम्लता से पीड़ित है,
तो उसे बेकिंग सोडा औषधि के रूप में अर्थात दवाई के रूप में, औषधि कहने का मतलब हम दवाई के रूप में उसको क्या देते हैं, बेकिंग सोडा देते हैं। तो बेकिंग सोडा करता क्या है, क्योंकि यह अम्लता को दूर कर देता है। क्या दूर कर देता है, अम्लता को दूर कर देता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आइए, पहला पॉइंट पे कि अम्लता को दूर कौन करेगा, तो क्षारक करेगा। क्यों, क्योंकि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लिया है तो उसमें अम्लता की मात्रा ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो वो उसको हम औषधि के रूप में यानी दवाई के रूप में क्या दिए, बेकिंग सोडा दिए। तो बेकिंग सोडा दिए और ये अम्लता को दूर कर दिया, अर्थात बेकिंग सोडा क्या हुआ, तो क्षार हुआ। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या हुआ, एक तरह से क्षार हुआ। बेकिंग सोडा क्या हुआ, क्षार हुआ। ठीक है, ये क्या है, क्षार। आपको बता दें कि जितना भी सोडा होता है, जिस भी तरह का सोडा होता है वो सभी के सभी क्षार होता है। ठीक है, जितने भी सोडा होता है वो सभी के सभी क्षार होता है। एक और बात, बेकिंग सोडा का एक और नाम है, बेकिंग सोडा का एक और नाम है, उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिएगा, NaHCO3। ठीक है, किसका सूत्र है, तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र है। और बेकिंग सोडा को एक और नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जितने भी सोडा है वो सभी क्या हैं, क्षार हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसी तरह से जितने भी हम फॉर्मूला, जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे आया तो आपको फॉर्मूला याद करते जाना है। क्यों, ये सब फॉर्मूला जब आप याद कर लीजिएगा तो आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए अम्ल की ओर चलते हैं। पहले जैसे अम्ल है तो अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद क्षार, उसके बाद लवण। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के बारे में जानेंगे हम लोग कि अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो अम्ल, ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। एसिड, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। और एसिड जो शब्द है वो एसिडस शब्द से बना है। किससे बना है, एसिडस शब्द से बना है। एसिडस शब्द से बना है। क्या बना है एसिडस शब्द से, तो एसिड। ठीक है, एसिड है वो एसिडस शब्द से बना है। और एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, खट्टा। ठीक है, जैसे देखिए ये अम्ल हम लोग पढ़ रहे हैं, अम्ल तो अम्ल को इंग्लिश में हम लोग एसिड कहते हैं। और एसिड जो है वो एसिडस शब्द से बना है। किससे बना है, तो एसिडस शब्द से बना है, जो एसिडस का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, क्या क्या अर्थ होता है इसका, खट्टा। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जैसे अब हम लोग समझेंगे कैसे कि किस में अम्ल होगा, तो इसीलिए तो ये लिखाए हैं कि अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। अर्थात जो भी चीज़ आप खाइएगा जो खाने में और चखने में, ठीक है, जो खट्टा लगे उसमें समझ जाइएगा कि वो उसमें क्या है, अम्ल है। जो पदार्थ खाने या चखने में खट्टा लगे उसमें अम्ल जरूर रहता है, समझ लीजिए। ठीक है, जैसे किसमें कौन सा अम्ल रहता है ये भी बहुत पूछा जाता है। जैसे लगभग सभी खट्टे फलों में, सभी खट्टों में, लेकिन लगभग में सभी खट्टे फलों में, सभी जितने भी खट्टो फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक
अम्ल। जितने भी हम लोग खट्टा फल खाते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। और दही में क्या होता है, तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अंगूर में क्या होता है, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक, अंगूर में क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, आंत में क्या होता है, हमारा जो शरीर में एक आंत होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं आंत को। तो आंत में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तीन पॉइंट यहाँ पे आप क्लियर रखें, आगे और बताया जाएगा कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। जैसे यहाँ पे एक और हो गया 4, जितने भी खट्टा फल है उसमें साइट्रिक अम्ल होगा। जितने भी दही होता है, दही में क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, अंगूर में क्या होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। आंत में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए अम्ल जो है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखिए अम्ल के बारे में। अम्ल जो है, अम्ल यहाँ पे लिख देते हैं अम्ल। अम्ल जो है वो तीनों अवस्था में रहता है। 3 अवस्था कहने का मतलब अम्ल जो है वो ठोस और द्रव्य, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था में रहता है अम्ल। ठीक है, तीनों अवस्था में कौन रहता है, अम्ल। ठोस अवस्था में भी रहता है अम्ल, द्रव में भी रहता है, गैस में भी रहता है। ठोस में कौन कौन से अम्ल होते हैं, ठोस में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। और आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और अगर आप लेना चाहें तो ले लीजिए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ETC ले लीजिए, ETC मतलब और भी हो सकता है। द्रव अवस्था में कौन रहता है अम्ल, अम्ल है वो द्रव अवस्था में कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये भी नाइट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, गैस अवस्था में ETC आप यहाँ पे लिख दीजिए, और भी हो सकता है। गैस अवस्था में कौन सा अम्ल रहता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो गैसीय अवस्था में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक संतृप्त विलयन है। ये किसका विलयन है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन, आप साथ साथ में नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का संतृप्त विलयन है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस पॉइंट से हमको ये क्लियर हुआ कि अम्ल तीनों अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव्य अवस्था में भी, गैस अवस्था में भी। ठोस अवस्था में कौन कौन से अम्ल होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। द्रव अवस्था में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। गैस अवस्था में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस का संतृप्त विलयन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको जितने भी पॉइंट लिखाया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अम्ल है जो तीनों अवस्था में रहता है। अब अम्ल के बारे में आप ये सोचिए कि अम्ल जो है सभी अम्लों को
सभी अम्लों को, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं आपको, कि सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। सभी अम्लों को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्ग है? जैसे अम्ल है ना, तो अम्ल को शक्ति के अनुसार बांटा गया है। कितने भागों में? तो दो भागों में। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं? तो पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब मजबूत अम्ल। प्रबल अम्ल को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में समझिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है, अर्थात प्रबल अम्ल होता क्या है। तो सभी प्रबल अम्ल, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है कि सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य होते हैं, ट है, विद्युत अपघट्य होते हैं। सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो विद्युत अपघट्य कहने का मतलब, विद्युत अपघट्य में आयन होता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य में आयन होता है। आयन दो प्रकार के होते हैं, घन आयन, ऋण आयन। जैसे प्लस हुआ तो वो घन आयन हो गया, और माइनस हुआ तो वो ऋण आयन हो गया। ठीक है, तो घन या ऋण आयन अर्थात आयन में जो टूट जाए उसको विद्युत अपघट्य बोलेंगे। तो जितने भी प्रबल अम्ल है वो आयन में टूटते हैं, अर्थात ये जितने भी प्रबल अम्ल है वो सब विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, और जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखिए कि प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है सभी खनिज लवण। जितने भी खनिज लवण हैं वो सब प्रबल अम्ल है। सभी खनिज अम्ल, जितने भी खनिज अम्ल है वो सब प्रबल अम्ल होते हैं। और HCl, इसका जो HCl जो है, मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं कि इसका जितना भी एग्जाम्पल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3 ETC आप लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात ये जितने भी हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, ये तीनों, और जो जितने भी खनिज लवण हैं, जितने भी खनिज अम्ल हैं, वो सभी के सभी प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं? वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल का जो है वो एग्जाम्पल कौन कौन हो गया? HCl, H2SO4, HNO3। आपको प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से प्रबल अम्ल कौन है, जिसमें से ऑप्शन में इस तीनों में से कोई एक रहेगा, अर्थात HCl, H2SO4 या HNO3, तीनों में से कोई एक रहेगा। ठीक है, और समझिए, और फिर एक है पॉइंट, जैसे देखिए इसमें तो पॉइंट क्लियर हो गया कि प्रबल अम्ल, सभी प्रबल अम्ल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, और प्रबल अम्ल का उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण ही है तो HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, ये प्रबल अम्ल में आते हैं। दूसरा, दो वर्गों में बांटा गया है अम्ल को शक्ति के अनुसार, एक प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। क्या होता है? दुर्बल। दूसरा पॉइंट है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल
ए जैसे है स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसको बोलेंगे वीक एसिड, ये कमज़ोर होता है, वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है। दुर्बल अम्ल के बारे में आप समझिएगा। ठीक है। इसको एग्जाम्पल जैसे जितने भी कार्बनिक अम्ल है, सभी कार्बनिक अम्ल, अर्थात कार्बनिक अम्ल कहने का मतलब जिसमें जौन अम्ल में कार्बन रहेगा वो जितने भी कार्बन रहेगा, मतलब जौन से अम्ल में कार्बन रहेगा वो सब दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अर्थात जिसमें कार्बन हो वो एसिड वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है। जैसे H2CO3, ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है। H2CO3 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। और जितने भी जैसे और आप ले सकते हैं H2SO3, ठीक है, H2SO3 ये भी दुर्बल अम्ल में आता है। ठीक है। तो दुर्बल अम्ल जिसमें भी कार्बन लगा रहा है, जैसे इसमें कार्बन है तो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और H2SO3 भी आता है दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल में। ठीक है। ETC आप लिख लीजिए। और जिसमें भी कार्बन आएगा, जैसे जिसमें भी कार्बन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बना करके आप लिख ही लीजिए कि सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सभी अम्ल कहने का मतलब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में, सभी अम्ल में जितने भी अम्ल है, सभी अम्ल में हाइड्रोजन सामान्य रूप से होता है। सामान्य रूप से होता है कहने का मतलब ये है कि जितने भी अम्ल है, अर्थात वो दुर्बल अम्ल हो या प्रबल अम्ल हो, वो सभी में हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है। जैसे देखिए दुर्बल अम्ल में ये एग्जाम्पल ही है, इसमें भी H है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। प्रबल अम्ल में आप देख लीजिए, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है। अर्थात अम्ल जहाँ कहीं भी रहेगा उसमें हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा वो अम्ल नहीं माना जाएगा। ठीक है। और प्रबल अम्ल में जितने भी खनिज अम्ल होगा वो सब प्रबल अम्ल होगा। HCl, H2SO4 और HNO3 तीनों इम्पोर्टेंट इसका एग्जाम्पल है। दुर्बल अम्ल में सभी कार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन लगा रहेगा वो दुर्बल अम्ल होगा, और जिसमें हाइड्रोजन है वो समझिए कि अम्ल है। आप दुर्बल अम्ल हो या प्रबल हो, लेकिन वो अम्ल जरूर है। ठीक है। सभी अम्ल में हाइड्रोजन सामान्य रूप से होता है। एक और पॉइंट है अम्ल से संबंधित, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से संबंधित एक और पॉइंट है कि प्रबल अम्ल, आप नोट कर लीजिएगा कि प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित होते हैं। प्रबल अम्ल है वो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, और दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। पूरा आयनित जल में नहीं होगा, आंशिक होता है। पूर्णतः आयनित नहीं होता है अर्थात आंशिक होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल जल में आंशिक आयनित होते हैं। आंशिक आयनित होते हैं। समझ में आ चुका है पॉइंट कि प्रबल अम्ल जो है वो जल में पूर्णतः आयनित होगा, मतलब पूरा घुल जाएगा, और दुर्बल अम्ल जल में थोड़ा घुलेगा, पूरा का पूरा नहीं घुलेगा। ठीक है। तो ये अम्ल के बारे में जितना पॉइंट था आपको बता दिए। जैसे अम्ल के बारे में क्या बताएं कि अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड जो है वो एसिडस शब्द से बना है जिसका अर्थ खट्टा होता है। अर्थात जिस भी चीज़ को
आप चखने में, आपको जिस भी पदार्थ हो चखने में या खाने में जो खट्टा लगे वो अम्ल है, सीधा सा बात। लगभग सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अंगूर में टार्टरिक और आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये भी समझाएं कि अम्ल तीनों अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस। और जितने भी अम्ल हैं, जितने भी अर्थात सभी अम्ल को शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तीनों का जो दोनों का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक पॉइंट लिखा है कि सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। जिसमें भी कार्बन रहेगा वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा। और सभी अम्ल में हाइड्रोजन समान रूप से होगा, मतलब जिसमें हाइड्रोजन होगा वो अम्ल होगा ही होगा। प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, अर्थात पूरा घुल जाता है। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से होता है, अर्थात थोड़ा थोड़ा घुलता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्षार। अम्ल पढ़ लिए, अब हम लोग को क्षार पढ़ना। जैसे इसमें अम्ल हो गया, अब पढ़ेंगे क्या, तो क्षार पढ़ेंगे। तो अब क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्षार क्या है। क्षार, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। अब बेस से संबंधित जो भी बातें हैं वो आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्षार को आप भस्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्षार को क्या बोला जाता है, भस्म, ठीक है। क्षार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेस, बेस, ठीक है। बेस, या तो बेस को अल्कली बोलते हैं, एलकली, एलकली, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे बेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलकली। और ये जो एलकली शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कौन, तो एलकली। और अरबी भाषा का शब्द है एलकली। एलकली जैसे अरबी भाषा का शब्द इससे बना है, जैसे ये भी लिख लीजिए कि अल्क्यूली, ये दोनों शब्द से बना है। कौन, तो अल्कली, ठीक है। और अल्कली, इसका जो अर्थ होता है, अल्कली का अर्थ होता है पौधे का राख, पौधे का राख, ठीक है। और पौधे का राख जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। अर्थात हम ये पॉइंट बना करके हम लिख सकते हैं कि क्षारक स्वाद में खारा या कड़वा होता है। अम्ल कैसा होता है स्वाद में, तो खट्टा। और क्षार कैसा होता है, क्षारक, तो खारा होगा या तो फिर कड़वा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए कि क्षारक होता कौन कौन है, किसको खाने से हम लोग को खारा या कड़वा लग सकता है। तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए चूना, जितना भी चूना है वो सब क्षार है। साबुन ये भी क्या है, तो क्षारक है। धोवन सोडा, आपको बताएं पहले कि जितने भी सोडा है, धोने वाला सोडा है या खाने वाला सोडा हो, धोवन सोडा, खाने का सोडा, ये सब का स्वाद जो है ETC आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस सब का स्वाद क्या होता है, तो खारा होता है या तो फिर कड़वा होता है, ठीक है। अर्थात जो स्वाद चखने में या तो फिर जिसका स्वाद कड़वा हो वो क्या हो जाएगा, तो वो बेस हो जाएगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। क्षार हम लोग पढ़ रहे हैं, क्षार को क्या बोल सकते हैं, भस्म, ठीक है। अब आगे की पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट है जिसमें अम्ल को दो भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार क्षार को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो क्षार को दो भाग में, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट बना के कि सभी क्षारक को उनके शक्ति के अनुसार, सभी क्षारक को उनके शक्ति के अनुसार दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन, तो पहला आप लोग लिखिए, पहला है प्रबल क्षारक। वहाँ पे प्रबल अम्ल था,
यहाँ पे प्रबल क्षारक अर्थात इसको लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम लोग ये समझेंगे कि प्रबल क्षारक ठीक है, प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, अर्थात प्रबल क्षारक के बारे में हम लोग समझिए। प्रबल क्षारक को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं और प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होता है, अर्थात पूरा जल में घुल जाता है। ठीक है, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे उसमें इम्पोर्टेंट था तो इसमें भी प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल जो है अर्थात इसका उदाहरण इम्पोर्टेंट है। प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। जितने भी फार्मूला है आपको याद करना पड़ेगा, बहुत हेल्प मिलेगा पहला चैप्टर पढ़ने में अगर आप ये सब फार्मूला को याद कर लेते हैं तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? NaOH। ठीक है, या KOH। जितने भी एग्जाम्पल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, ये आप याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है कि प्रबल क्षारक इनमें से कौन है, इस दोनों में से कोई एक रहेगा, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दुर्बल क्षारक में, अर्थात एक प्रबल क्षारक होता है, दो भागों में बांटा गया है। दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे वीक एसिड। सॉरी, यहाँ पे एसिड नहीं होगा, यहाँ पे बेस होगा क्योंकि ये क्षार है। वीक बेस। अब वीक बेस के बारे में आप लोग समझिए। प्रबल क्षारक इसमें जल में पूर्णतः आयनित होता है, तो वही दुर्बल क्षारक जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस सब का, तो आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। इसका क्या एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल इसका है NH4OH। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH, इसको किसका फॉर्मूला है? ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, दूसरा है CaOH के होल 2, ये किसका फॉर्मूला है? तो यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, और ले सकते हैं आप MgOH का होल 2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कुछ और बातें हैं जो आपको बताने का प्रयास करता है। जैसे MgOH के होल 2 है, इसको तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम से जाना ही जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, बहुत पूछा जाता है प्रश्न
कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, तो MgOH अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, इसको एंटा एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं, एंटा एसिड के रूप में इसको प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये MgOH अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से संबंधित ये 2 प्रश्न आता है, इसलिए आपको लिखवा दिए। ठीक है, एंटा एसिड के रूप में किसको प्रयोग करते हैं, तो MgOH। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग जैसे अम्ल और क्षार ये दोनों को देख लिए इस वीडियो में, तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। अम्ल का रिवाइज हो चुका था, क्षार का रिवाइज करवाना है। ठीक है, क्षार का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। क्षार को इंग्लिश में वेस कहते हैं, और वेस या इसको एल्कली बोलते हैं। एल्कली है वो अरबी भाषा का मूलतः शब्द है जो अल और क्यूली से मिलकर बना है, और अल क्यूली का अर्थ होता है पौधे का राख। अर्थात हम बोल सकते हैं कि क्षारक स्वाद में खारा या कड़वा होता है। ठीक है, जैसे में चूना, साबुन, धोबन सोडा, इस सब का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। ठीक है, इसलिए इस सबको क्षारक बोला गया है। फिर बोला गया कि सभी क्षारक को उनके शक्ति के अनुसार कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्ट्रॉन्ग बेस अर्थात प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक जल में पूर्णतः आयनित होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH और KOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक बात आप ध्यान दीजिए कि जैसे अम्ल में क्या कॉमन था, जितने भी अम्ल था उस सब में हाइड्रोजन कॉमन था, सभी में हाइड्रोजन हो रहा था ना, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखवाए थे कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन सामान्य रूप से होता है। उसी प्रकार सभी क्षार में ये OH जो है, सभी OH जो है समान रूप से पाया जाएगा। देखिए सभी क्षार में जितने भी क्षार होगा उस सब में OH जरूर होगा, OH है ना यहाँ पे। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्षार में समान रूप से OH पाए जाते हैं, समान रूप से OH अर्थात हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्षार में समान रूप से हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता था तो इसमें OH पाया जा रहा है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जानते हैं, और एंटा एसिड के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अम्ल और क्षार को देखें, अगला वीडियो में इससे आगे हम बताएंगे। तो ये वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो ये NCERT बेस अर्थात कंटेंट का फ़ायदा उठा सके। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, बाय।